आप सभी का मानवा फंक के एक और ब्रांड न्यू मनवा रिकैप में स्वागत है। आज की स्टोरी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इनटू द स्टोरी। ये एमसी सीधे एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो जाता है और सबसे खराब बात, इसे एक बेहद ब्रूटल फ्रोजन अपोकलिप्स वर्ल्ड में सरवाइव करना है, जहां सेफ जोन के बाहर खतरनाक मॉन्स्टर्स हर वक्त घूमते रहते हैं। सोल्जर्स तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ एक गलत मूव का मतलब है सीधा मौत। लेकिन बाकी लोगों की तरह कैनू कोई क्लूलेस बच्चा नहीं है। असल में वो इकलौता प्लेयर है जिसने इस दुनिया में आने से पहले गेम का हर एक जोन क्लियर कर रखा था। अपनी इसी नॉलेज का फायदा उठाकर वो कमांडर को ट्रिक करता है और उसे यकीन दिला देता है कि वो उसका इलेजिटमेट बेटा है। इसी चाल की बदौलत उसे एक पावरफुल पोजीशन मिल जाती है। इतना ही नहीं, किसी को भनक तक लगने से पहले ही वो सेकंड एपोक्लिप्स की तैयारियां भी शुरू कर देता है। लेकिन स्टोरी को सही से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कैगजीहू बचपन से ही एक डोपामिन एडिक्ट था। वो जानबूझकर खुद को ऐसी एक्सट्रीम और खतरनाक सिचुएशंस में डालता था जहां जाने के बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते, सिर्फ इसलिए ताकि उसे वो डोपामिन रश मिल सके जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी। माउंटेन क्लाइंबिंग, स्काई ड्राइविंग और न जाने कितने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स उसने ट्राई किए, लेकिन एक ही चीज बार बार करने के बाद उन सब में भी उसे पहले जैसा एक्साइटमेंट मिलना बंद हो गया। काफी तलाश करने के बाद उसकी नजर वीडियो गेम्स पर पड़ी। वैसे शुरुआत में उसे लगा था कि शायद गेम्स उसे पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी माएं खुद एक गेम एडिक्ट थीं जो गेम खेलते वक्त शायद ही कभी अपना फोन उठाती थीं। लेकिन अपने डोपामिन लेवल को हाई करने के लिए उसने हर तरह के हाई स्टिमुलेशन गेम्स खेले, जब तक कि उसे आखिरकार वो गेम नहीं मिल गया जिसने उसे सबसे ज्यादा स्टिमुलेशन दिया, और उस गेम का नाम था अपोक्लिप्स सेफ जोन। गेम की स्टोरी लाइन के मुताबिक एक मटोर कोजन की वजह से पूरी धरती पर आइसिस आ गया था, जिसमें ज्यादातर इंसानों की मौत हो गई। लेकिन बहुत लंबे समय बाद एक वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड आया जिसने सर्वाइवर्स को सेफ जोन्स बनाने का मौका दिया ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। गेम में कुल 9 सेफ जोन्स हैं: कैंडी, कोला, सिगरेट, बियर, चिकन, कोकेन, नाइफ, लव और यूनिकॉर्न जोन। हर प्लेयर नाइफ जोन को छोड़कर बाकी किसी भी जोन को अपना स्टार्टिंग जोन चुन सकता है, और जैसे ही वो कोई जोन चुनता है, गेम सीधे एक 10 साल के बच्चे की बॉडी से शुरू होता है। जो प्लेयर्स शुरुआती स्टेजेस में सरवाइव कर जाते हैं, उन्हें 20 साल की उम्र तक आने वाले एपोक्लिप्स के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन कोई प्लेयर पूरे 20 साल का होता है, उसी दिन सेकंड अपोक्लिप्स शुरू हो जाता है। यानी गेम का यह पूरा पहला फेज सिर्फ प्रिपरेशन और ग्रोथ के लिए है। मतलब देखा जाए तो यह गेम का पहला फेज होता है, लेकिन गेम का असली मजा इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि उसके आगे सिर्फ प्यूरेस्ट सर्वाइवल बचता है। जैसे ही सेकंड एपोक्लिप शुरू होता है, प्लेयर्स को दूसरे जोन्स के लोगों के खिलाफ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। और यही वजह है कि स्टार्टिंग जोन चुनना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना मुश्किल जोन होगा उतने ही ज्यादा स्टैट्स मिलेंगे। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। नाइफ जोन के प्लेयर्स तो पूरे साइकोपैथ्स होते हैं। उनका एक ही मकसद रहता है किसी भी लोअर डिफिकल्टी जोन के सर्वाइवर को ढूंढकर खत्म करना। गेम के यही सारे थ्रिलिंग इवेंट्स थे जिनकी वजह से कंगजीहू इसे इतना एंजॉय करता था। लेकिन अब काफी समय बीत चुका था और उसने आखिरकार पूरा गेम क्लियर कर लिया था। इसके साथ ही उसे वो डोपामीन रश भी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने गेम का हर एक जोन क्लियर किया था, यहां तक कि सबसे खतरनाक नाइफ जोन भी। वैसे उसकी आदत थी कि जब भी वो कोई जोन क्लियर करता उसका वॉक थ्रू बनाकर अपलोड कर देता, और क्योंकि उसने अभी अभी नाइफ जोन क्लियर किया था, इसलिए वो उसका वॉक थ्रू अपलोड करने के लिए कम्युनिटी चैट में पहुंच गया। अब सवाल यह है कि वो वॉक थ्रूज अपलोड ही क्यों करता था। वजह बस इतनी सी थी कि वो चाहता था बाकी प्लेयर्स भी इस गेम को उतना ही एंजॉय करें जितना वो खुद करता है। सच कहें तो यही इकलौती चीज थी जिससे उसे असली खुशी मिलती थी। जैसे ही उसने वॉक थ्रू अपलोड किया, सबसे पहला कमेंट हमेशा की तरह होम प्रोटेक्टर का आया। ये वही इंसान था जो कंगजीहू की हर पोस्ट पर सबसे पहले रिएक्ट करता था, मानो उसे और कोई काम ही ना हो। होम प्रोटेक्टर ये देखकर हैरान रह गया कि नाइफ जोन वॉक थ्रू के हिसाब से तो उस जोन के सभी रेजिडेंट्स को एनलेट पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। वो लगातार कमेंट्स किए जा रहा था, भाई ये पॉसिबल कैसे है। और उसकी यही हरकतें कंगजी हु को बुरी तरह इरिटेट कर रही थीं, क्योंकि उसके हिसाब से होम प्रोटेक्टर दुनिया का सबसे अनोइंग इंसान था। तभी एक दूसरा गेमर कीबोर्ड वॉरियर बीच में कूद पड़ा। उसने होम प्रोटेक्टर को जवाब देते हुए कहा, अबे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने से पहले कम से कम पूरी पोस्ट तो पढ़ लिया कर। वैसे कंगजीहू आमतौर पर ऐसे स्वेरिंग कमेंट्स डिलीट कर देता था, लेकिन इस बार उसने कीबोर्ड वॉरियर का कमेंट रहने दिया। तभी चैट में एक और गेमर टैब बस्टर्ड आ गया। उसने कंगजीहू से पूछा, तूने वो हिडन जोन आखिर क्लियर कैसे किया। इस पर कंगजीहू बिल्कुल आराम से बोला, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस उससे पहले बाकी सारे जोन्स की एंडिंग्स देखनी पड़ती हैं। ये सुनते ही कीबोर्ड वॉरियर हंसते हुए बोला, हाँ भाई, तेरे लिए तो सब कुछ इजी ही होता है। लेकिन कंगजीहू उसे याद दिलाता है, अरे
मैंने बाकी सारे जोन्स के वॉक थ्रूज भी तो पहले से अपलोड कर रखे हैं। ये सुनते ही कीबोर्ड वॉरियर का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में कहता है, तेरे वॉक थ्रूज पूरे इंसेन होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान उन्हें फॉलो भी कर सकता है। उसकी रोज रोज की बहस से तंग आकर कैंजीहू बिना कुछ सोचे उसे सीधे ब्लॉक कर देता है। उधर कीबोर्ड वॉरियर एकदम शॉक्ड रह जाता है। अबे इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद होम प्रोटेक्टर कहता है, देख यार, तेरी गाइड सच में बहुत हार्ड है। तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई 10 साल का बच्चा बनकर पूरा जोन अकेले साफ कर दे। तभी अचानक चैट में एक और गेमर टेजंग टियान्स आता है और कंगजी हु को उसकी गाइड्स के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम कुछ लोग तो उसके वॉक थ्रूज की वैल्यू समझते हैं। खैर, अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो इस गेम से पूरी तरह बोर हो चुका था और उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुका था। घर से बाहर निकलकर वो यूं ही टहलने लगता है। चलते चलते उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब अपने डोपामिन लेवल को मेंटेन रखने के लिए आखिर क्या किया जाए, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट फिर से कम होने लगा था। तभी सड़क पर उसकी नजर एक कन्वीनियंस स्टोर पर पड़ती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो अंदर जाता है वहां का सामान देखकर दंग रह जाता है। कैंडी, कोला, चिकन, बियर, नाइव्स और यहां तक कि एक यूनिकॉर्न प्लशी भी रखा हुआ था, बिल्कुल अपोक्लिप्स सेफ जोन के सेफ जोन्स की तरह। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं स्टोर ने गेम वालों के साथ कोई कोलैबोरेशन तो नहीं किया, लेकिन अगले ही पल वो ये सोचकर उस बात को नजरअंदाज कर देता है कि गेम का तो कोई कोरियन लैंग्वेज वर्जन ही नहीं है, फिर कोलैब कैसा। आखिर में वो यही निष्कर्ष निकालता है कि इस स्टोर का ओनर जरूर सेफ जोन का कोई हार्डकोर फैन होगा, तभी उसने पूरा स्टोर उसी थीम पर सजाया है। वो सोचता है, चलो बंदे ने इतनी मेहनत की है तो इसकी थोड़ी प्रमोशन ही कर देता हूं। ये सोचकर वो स्टोर की एक फोटो खींचता है और होम प्रोटेक्टर को भेज देता है, ले तू भी देख। इसके बाद वो एक कोला की बोतल उठाता है। तभी काउंटर पर खड़ा अटेंडेंट उससे पूछता है, क्या तुम सच में कोला ही खरीदना चाहते हो? वो बिना कुछ सोचे जवाब देता है, हाँ। लेकिन उसके मन में सवाल उठता है कि ये अटेंडेंट उसे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस बात पर गुस्सा आ गया हो कि उसने पूरे स्टोर की फोटो खींच ली, लेकिन खरीदा सिर्फ एक कोला। वो अभी उस बोतल को गौर से देख ही रहा था और सोचने वाला था कि उस पर बारकोड क्यों नहीं है कि तभी वो अजीब अटेंडेंट पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। एक ही पल में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसके बगल में एक ब्लॉन्ड हेड बच्चा बैठा हुआ था, जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो सब किसी गेम कैरेक्टर की बॉडी में पोजेस हो चुके हैं। और जिस हिसाब से वो लड़का लगातार गालियां दिए जा रहा था, उससे साफ लग रहा था कि उसे अपनी हालत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। डोपामिन एडिक्ट को तुरंत समझ में आ जाता है कि आखिर वो गेम में किसके साथ फंस चुका है। ये गालीबाज लड़का कोई और नहीं बल्कि वही कीबोर्ड वॉरियर था जिसे उसने पहले कम्युनिटी फोरम पर ब्लॉक कर दिया था और जिसे लोग बेसमेंट हबी के नाम से भी जानते थे। बेसमेंट हबी अपनी हरकत को जस्टिफाई करते हुए कहता है, अरे इंटरनेट पर तो हर कोई गालियां देता है। कैगजीहू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने कम्युनिटी फोरम पे ब्लॉक किया था, उसी के साथ वो इस खतरनाक गेम में ट्रांसमिग्रेट हो गया है। अब अगर वो बेसमेंट हबी के सामने अपनी असली आइडेंटिटी बता देता तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती। इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया और सीधे टैब बस्टेड का नाम बता दिया ताकि वही उसकी कवर आइडेंटिटी बन जाए। बातचीत के दौरान पता चलता है कि होम प्रोटेक्टर ने ही उस कन्वीनियंस स्टोर का एड्रेस बेसमेंट हबी को दिया था। कंगजीहू सोचता है कि मौका अच्छा है तो वह भी कह देता है, हाँ मुझे भी उसी ने यह एड्रेस बताया था। ये सुनते ही बेसमेंट हबी का दिमाग फिर घूम जाता है और वह चिल्लाने लगता है, उस होम प्रोटेक्टर ने यह एड्रेस सबको लीक क्यों कर दिया। बेसिकली होम प्रोटेक्टर ने वही एड्रेस कई लोगों को भेज दिया था जो कंगजीहू ने सिर्फ उसी के साथ शेयर किया था, और इसी वजह से बेसमेंट हबीब भी इस मुसीबत में फंस गया। तभी कंगजीहू के दिमाग में एक ख्याल आता है, कहीं हमारे अलावा भी और प्लेयर्स तो इस गेम में ट्रांसमिग्रेट नहीं हुए। उसे यह भी एहसास होता है कि जब दूसरा अपोक्लिप्स शुरू होगा तब शायद उन्हें दूसरे जोन्स के प्लेयर्स से भी लड़ना पड़े। लेकिन वो फिलहाल इस बात को ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि अभी सबसे जरूरी चीज किसी भी तरह जिंदा बचना थी। बेसमेंट अभी उत्साहित होकर कैगजीहू से पूछता है, तुझे क्या लगता है, अब जब हम गेम के अंदर हैं तो क्या हम इसका सिस्टम यूज कर पाएंगे? कैगजीहू उससे पूछता है, मतलब बेसमेंट हबी कहता है कि वो सोच रहा था क्या उनके पास शॉप क्वेस्ट, स्किल मेन्यू जैसी चीजों का एक्सेस होगा। इतना कहते ही वो हवा में हाथ पैर चलाते हुए स्टेटस विंडो और दूसरी गेम कमांड्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उसी वक्त टूट जाती हैं क्योंकि स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। इसका सीधा मतलब था कि जिस दुनिया में वह फांसे थे वहां ऐसी कोई गेम मैकेनिक्स काम नहीं करती थी। बेसमेंट हबी मायूस होकर कहता है कि उनके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है, यानी अब उन्हें सिर्फ अपने दम पर इस खतरनाक गेम को सरवाइव करना होगा। फिर वह शिकायत करते हुए बोलता है, मेरे जैसा सीधा साधा और दयालु इंसान ऐसी जगह कैसे फंस गया। लेकिन कंगजीहू को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह खुद को किस बात पर दयालु कह रहा है।
तभी बेसमेंट हबीबी अफसोस जताते हुए कहता है कि काश उसने इंटरनेट पर इतनी गालियां न दी होती, काश उसने अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखा होता। जब वो थोड़ा शांत होता है तो कंगजीहू से पूछता है, अब आगे तेरा क्या प्लान है, और ये बता तूने पहले कभी कोला जोन खेला है, अगर खेला है तो कहां तक पहुंचा था। अब कंगजीहू तो पूरा गेम खत्म कर चुका था, लेकिन वो अभी भी टैब बस्टर्ड के नाम के पीछे अपनी असली पहचान छुपा रहा था। इसलिए वो शांत रहते हुए जवाब देता है कि उसने यूनिकॉर्न जोन तक क्लियर किया है। ये सुनते ही बेसमेंट हबी तुरंत बोल पड़ता है, अबे इतनी भी मत फेंक। यूनिकॉर्न जोन तक तो सिर्फ डोपामीन एडिक्ट और उसके वो सिर्फ एक गेम एडिक्ट फॉलोअर्स ही पहुंचे हैं, जो उसकी वॉक थ्रू फॉलो करते हैं। अचानक बेसमेंट हबी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। वो घबराकर कहता है, यार फिर असली डोपामिन एडिक्ट कहाँ है? अगर हम इस गेम में फंस गए हैं तो वो भी पक्का ट्रांसमिग्रेट हुआ होगा, है ना? कैगजीहू को ये देखकर काफी हैरानी होती है कि जो बेसमेंट हबी बाहर से हमेशा उससे चिढ़ा हुआ लगता था, उसे उसके बारे में एक एक बात पता थी। तभी उसे याद आता है कि होम प्रोटेक्टर के बाद सबसे पहला कमेंट करने वाला भी यही बेसमेंट हबी था, यानी वो उससे नफरत नहीं करता था। इसके बाद कंगजीहू एक और सफेद झूठ बोल देता है। वो कहता है, सच बताऊं मैं भी डोपामिन एडिट का बहुत बड़ा फैन हूं। भले ही मैंने कभी कम्युनिटी में कमेंट नहीं किया, लेकिन उसकी एक एक गाइड मैंने ध्यान से पढ़ी है। फिर वो मुस्कुराते हुए बेसमेंट हबी को छेड़ता है, वैसे मुझे तो लगता है तू भी उसका बहुत बड़ा फैन है। तभी तो उसकी हर एक पोस्ट पर सबसे पहले कमेंट करने पहुंच जाता था। ये सुनते ही बेसमेंट हबी का पारा चढ़ जाता है। उसे याद आ जाता है कि डोपामिन एडिक्ट ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए आखिरकार वह मान ही लेता है कि हाँ, वो भी उसका फैन है। वो झुंझुलाकर कहता है, वो डोपामिन एडिक्ट एक नंबर का एहसान फरामोश है। मैंने उसकी हर एक पोस्ट पर कमेंट किया, रिएक्ट किया, अपवोट किया, और आखिर में उसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसकी यह शिकायत सुनकर कैंजीहू को पूरा यकीन हो जाता है कि बेसमेंट हबी उसके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। वो मन ही मन सोचता है कि यह इंसान दिल का बुरा नहीं है। उसके एटीट्यूड और लॉयल्टी को देखते हुए कंगजीहू मन ही मन उसे एक पॉजिटिव वोट दे देता है। इसके बाद बेसमेंट हबी फिर पूछता है, अच्छा अब आगे क्या करने वाला है? कैगजीहू बिल्कुल आराम से जवाब देता है, मेरा अगला टारगेट है कमांडर का इलेजिटमेट चाइल्ड नाजायज बेटा बनना, यानी मैं सीधा बस्टर्ड रूट फॉलो करने वाला हूं। बेसिकली कंगजीहू ने कम्युनिटी फोरम पे जो वॉक थ्रू पोस्ट की थी, उनमें कोला जोन की वॉक थ्रू भी शामिल थी। यह जोन पूरे कॉन्टिनेंट के एकदम कोने में मौजूद बर्फीले इलाके में था। इस पूरे रीजन पर सिर्फ एक वॉरलॉर्ड का राज चलता था, जो इसकी रक्षा भी करता था, और उस कमांडर का नाम था हेडन गुडमैन। बेसिकली बस्टर रूट का मतलब था हाइडन का नाजायज बेटा बनना, और फिर उसकी पूरी जायदाद और गद्दी का इकलौता वॉरिस हेयर बन जाना। ये सुनते ही बेसमेंट अभी भड़क उठता है और कंगजीहू पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू सच में बस्टर रोड चुनने की सोच रहा है? फिर वो उसे समझाते हुए कहता है, जरा दोबारा सोच, गेम और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैगजीहू बिना घबराए मुड़कर जाने लगता है और शांत आवाज में कहता है, अगर तुझे इतना डर लग रहा है तो तू अपनी मर्जी से जो ठीक लगे वो कर। मैं तो निकल रहा हूं। बेसमेंट अभी तुरंत सफाई देते हुए बोलता है, अबे कौन डर रहा है? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। फिर वो आगे कहता है, मुझे तो बस तेरी फिक्र हो रही है। जिस दिन कमांडर को जरा भी पता चल गया कि तू उसका असली बेटा नहीं है, उसी दिन तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। ये सुनकर कंगजीहू फिर उसकी टांग खींचते हुए मुस्कुराता है और कहता है, तेरी बातें सुनकर तो साफ लग रहा है कि तेरी हालत खराब हो रखी है। लेकिन बेसमेंट हबी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह बार बार यही कहता है कि वह डरा नहीं है, बस उसकी चिंता कर रहा है। वैसे कैंजीहू भी मन ही मन मानता था कि बेसमेंट हबी की बात पूरी तरह गलत नहीं थी। अचानक ऐसी दुनिया में फंस जाना जहां हर पल जान का खतरा हो, और ऊपर से दोनों फिर से 10 साल के बच्चे बन चुके हों, ऐसी हालत में किसी का भी घबरा जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन कैगजीहू अलग ही मिट्टी का बना था। जहां कोई और डर जाता, वहीं उसे अंदर से एक अलग ही लेवल का थ्रिल महसूस हो रहा था। उसे लगा था कि वह इस गेम से डोपामीन का हर मजा ले चुका है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली एक्साइटमेंट तो अभी बाकी थी। वह मुस्कुराते हुए बेसमेंट हबी से कहता है, कमांडर को बेवकूफ बनाने का काम मेरा है। अगर इस चक्कर में मैं मर भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। फिर वह आगे जोड़ता है, वैसे भी किसी को नहीं पता कि इस गेम में मरने के बाद हम अपनी असली दुनिया में वापस जाएंगे या नहीं, इसलिए एक बार कोशिश करके देख लेने में क्या बुराई है। जब बेसमेंट हबी उसे इतनी शांति से ये सब कहते हुए देखता है, तो वो मन ही मन सोचता है कि यह इंसान पूरी तरह सनकी है, बल्कि एक नंबर का साइकोपैथ। फिर वो घबराकर पूछता है, अच्छा अगर तू अकेला बस्टर रूट लेने वाला है तो मेरा क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? अब कंगजीहू को समझ आता है कि बेसमेंट हबी असल में इतना परेशान क्यों था। इसलिए उसने थोड़ा सोचने के बाद उसके लिए एक ऐसी जगह चुन ली जो उसके हिसाब से सबसे सही थी। इसके बाद कैगजीहू उससे पूछता है, एक बात बता, क्या तूने असली दुनिया में कभी मिलिट्री सर्विस की है? बेसमेंट हबी तुरंत सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं तो असली दुनिया में अभी सिर्फ 20 साल का ही हुआ था। ये सुनते ही कंगजीहू को आखिर समझ आ जाता है कि बेसमेंट हबी हर बात पर बच्चों जैसी हरकतें क्यों करता है।
खैर, जो भी हो, कैगजीहू इसे अपने लिए अच्छी बात मानता है और बिना घुमाए फिराए बेसमेंट हबी से कहता है, तो फिर तू सीधे आर्मी जॉय कर लेफ्टिनेंट। ये सुनते ही बेसमेंट हबी हकलाने लगता है और पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। तब कैंजीहू उसे शांत करते हुए याद दिलाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब दोनों ऑर्फ्स बन चुके हैं। वह समझाता है कि इस दुनिया को 9 सेफ जोन्स में बांटने का मकसद ही इंसानों को उन रहस्यमयी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से बचाना है। पहला अपोक्लिप्स यानी वो भयानक आइस एज तब शुरू हुआ था जब आसमान से एक विशाल मटराइड धरती पर आ गिरा और उसी मटराइड के अंदर से अनगिनत अजीबोगरीब एलियंस निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। अगर बाकी जोन्स की बात करें तो यूनिकॉर्न जोन पूरा का पूरा उड़कर आसमान में चला गया। वहीं बियर जोन समुद्र के अंदर बस गया, जबकि बाकी सभी जोन्स को जिंदा रहने के लिए इन एलियंस के खिलाफ लगातार सबजुगेशन मिशंस चलानी पड़ती हैं। कैगजीहू तुरंत हिसाब लगा लेता है कि अगर वो अभी सीधे एनलिस्ट हो जाते हैं तो बिना किसी तैयारी के उन्हें भी इन खतरनाक मिशंस में भेज दिया जाएगा। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोनों अनाथ थे, न रहने की जगह थी, न उनकी देखभाल करने वाला कोई। ऐसे में कम से कम जिंदा रहने के लिए आर्मी जॉय करना ही सबसे सही विकल्प था। वहां उन्हें रहने की जगह और खाना मुफ्त में मिल जाता और साथ ही हथियार और बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग भी। अब बेसमेंट हबी को कैगजीहू का पूरा प्लान समझ में आने लगता है। उसे एहसास होता है कि कैगजीहू का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह पहले दोनों सरवाइव कर जाएं। लेकिन फिर भी उसके मन में एक नई चिंता घर कर लेती है। वह घबराकर पूछता है, यार मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं मिलिट्री में सरवाइव कैसे करूंगा। तभी कंगजीहू को याद आता है कि इस गेम का कभी कोरियन रिलीज आया ही नहीं था, लेकिन उसने तो सिर्फ इस गेम की स्ट्रैटेजी गाइड्स लिखने के लिए अपने दम पर पूरी इंग्लिश सीख ली थी। इस समस्या का हल निकालते हुए कंगजीहू खुद बेसमेंट हबी का एनलिस्टमेंट फॉर्म भर देता है और उसे सबमिट भी कर देता है। फिर वह भरोसा दिलाते हुए कहता है, टेंशन मत लेफ्टिनेंट, तेरा फॉर्म आसानी से अप्रूव हो जाएगा। कोला जोन में तो 10 साल के बच्चों को भी सीधे सोल्जर बनाकर भर्ती कर लेते हैं। बेसमेंट हबी झुंझुलाकर बड़बड़ाता है, गेम में तो सीधे पटक दिया, कम से कम एक लोकलाइजेशन पैच ही दे देते ताकि इंग्लिश तो ढंग से समझ आती। कंगजीहू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, सारे जरूरी पेपर्स तैयार हैं। अब से तुझे बस एक ही काम करना है, जब भी कोई कुछ पूछे सीधे हाथ जोड़कर बोलना, यस सर। तभी कंगजीहू की नजर आसपास जाती है। उसे एहसास होता है कि पूरे इलाके में सिर्फ वही दोनों कोरियन में बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सोचने लगता है कि शायद ये भी गेम की सेटिंग का ही हिस्सा है। आखिर पहले अपोक्लिप्स के बाद अलग अलग देशों के लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ही जगह आकर रहने लगे थे। इसके बाद कंगजीहू बेसमेंट हबी को समझाते हुए कहता है, देख, अगर कोई भी काम की या इंपॉर्टेंट जानकारी लिखनी हो तो हमेशा कोरियन में ही लिखना, ताकि आसपास के यह एनपीसीज उसे पढ़ ही ना पाए। फिर वह उसे याद दिलाता है कि आर्मी जॉय करने के बाद कुछ समय तक दोनों साथ नहीं रह पाएंगे और उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन वह उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, टेंशन मत लेफ्टिनेंट, जैसे ही कमांडर हेडन मुझे अपना अगला सक्सेसर मान लेगा, मैं तुझे तुरंत अपने पास बुलवा लूंगा। ये सुनते ही बेसमेंट हबी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे ये सोचकर ही घबराहट होने लगती है कि तब तक उसे कंगजीहू के बिना अकेले रहना पड़ेगा। माहौल हल्का करने के लिए वह मुस्कुराते हुए कहता है, यार तूने तो असली दुनिया में भी मिलिट्री सर्विस की है, मेरे साथ एक बार फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेना। कैगजीहू उसे फिर याद दिलाता है, मुझे बस्टर्ड रूट भी तो कंप्लीट करना है, लेकिन बेसमेंट हबी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो शायद ये रूट और भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तभी कंगजीहू के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त ख्याल आता है, कहीं इस जोन में हमारे अलावा भी दूसरे प्लेयर्स तो नहीं हैं। उसे तुरंत एहसास होता है कि अगर आगे चलकर उनका सामना दूसरे प्लेयर से हुआ तो पहले से ही एक खास कोड ऑफ कंडक्ट तैयार रखना जरूरी होगा। इसके बाद वह बेसमेंट हबी से कहता है, मैंने जो जो बातें तुझे बताई हैं उन्हें अच्छी तरह याद रखना और आर्मी में जाकर कुछ काम का बनना। फिर वहां से निकलते हुए मुस्कुराकर कहता है, ये सोलो फेज ज्यादा दिनों का नहीं है, बहुत जल्द हम फिर साथ होंगे। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, बेसमेंट हबीबी पीछे से जोर से चिल्लाकर पूछता है, अरे कम से कम ये तो बता कि मेरे इंग्लिश नेम में क्या लिखा है। कैगजीहू हंसते हुए जवाब देता है, नाम बहुत सिंपल है, जब अफसर तेरा नाम पुकारेगा तब खुद ही पता चल जाएगा। और बाद में जब अफसर उसका नाम पुकारता है तब बेसमेंट हबी को पता चलता है कि कंगजीहू ने उसका इंग्लिश नेम डार्लिंग आउटसाइडर लिख दिया था। ये सुनते ही उसका दिमाग पूरी तरह भन्ना जाता है और वो अपना सिर पकड़ लेता है। खैर, इधर कैगजीहू का अगला मिशन था लूना मेन की कब्र ढूंढना। यही उस बदनसीब औरत की कब्र थी जिसके साथ उस इल्लेजिटमेट चाइल्ड नाजायज बच्चे की निशानी टोकन भी दफना दी गई थी। गेम की बैक स्टोरी के मुताबिक कमांडर हेडन असल में किसी दूसरे जोन से आया था। कोला जोन का सैनिक बनने की कोशिश के दौरान एक बार उसकी जान पर बनाई थी, लेकिन उसी समय एक सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया था। और वो सैनिक कोई और नहीं
बल्कि लूना मैन थी। इस घटना के बाद हेडन ने कोलाजोन की सेना ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे उसके और लूनमैन के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों का एक बच्चा भी हो गया। लेकिन आगे जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। हेडन ने ताकत और पूरी इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए चुपचाप पुराने कमांडर की बेटी से शादी कर ली। हालांकि जाते जाते उसने लूनामन से एक वादा जरूर किया था कि जिस दिन वो खुद कमांडर बनेगा उस दिन वो लूनामन और अपने बच्चे को पूरे सम्मान के साथ वापस अपने पास ले आएगा। लेकिन हडन अपना वो वादा कभी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि लूनामन अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। इधर कंगजीहू उसी कब्र को ढूंढ रहा होता है कि तभी वह किसी की नजर में आते आते बच जाता है। इस घटना से उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि अब उसे हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा। असल दुनिया में भी जब कैगजीहू ने कोलाजोन खेला था, तब हेडन हमेशा लोगों से लूनामैन और अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करता रहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लूनामन तो कब की इस दुनिया को छोड़ चुकी है। वैसे किसी की कब्र खोदना सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन कंगजीहू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इलेजिटमेट चाइल्डहुड रूट पूरा करने के लिए जो चीज चाहिए थी, वह उसी कब्र के अंदर दफन थी। लेकिन जैसे ही वह फावड़ा उठाकर खुदाई शुरू करने वाला होता है, उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ती है। कब्र की मिट्टी बिल्कुल समतल और नई सी लग रही थी। इसका मतलब साफ था, उससे पहले भी कोई दूसरा प्लेयर यहां आ चुका था। गेम की हिस्ट्री के मुताबिक पहले इसी स्लम एरिया में एक भयानक एपिडेमिक फैली थी, जहां लूनामन रहती थीं। जब ज्यादातर लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, तब भी लूनामन एक मिलिट्री डॉक्टर होने के नाते वहीं रुकी रही और बीमारों का इलाज करती रही। लेकिन कुछ ही समय बाद वह खुद भी उसी बीमारी की चपेट में आ गई। उसकी मौत के बाद बचे हुए लोगों ने उसकी याद में सम्मान के तौर पर यह कब्र बनाई थी। लूनमन बेहद दयालु इंसान थी। हाइडन से अलग होने के बाद वह जिस जगह जाकर छुपी, वहीं यह महामारी फैल गई और आखिरकार उसी ने उसकी जान ले ली। हालांकि इस पूरी घटना से कगजीहू का काम थोड़ा आसान हो गया था। महामारी के बाद हाइडन न तो अपनी प्रेमिका को ढूंढ पाया और न ही अपने बच्चे को। आखिरकार जब कैगजीहू पूरी कब्र खोदकर नीचे पहुंचता है, तो देखता है कि कॉफिन पहले से ही खुला पड़ा है। लेकिन उसे जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही समझ चुका था कि कोई दूसरा प्लेयर उससे पहले यहां पहुंच चुका है। वह तुरंत नोटिस करता है कि कमांडर का वह खास टोकन वहां से गायब था। बेसिकली इलेजिटमेट चाइल्डहुड का असली तरीका यही था कि लूनामन की कब्र से हेडन का टोकन निकालो और उसे सीधे हेडन के सामने पेश कर दो। खुद को कमांडर का नाजायज बेटा साबित करने के लिए वही निशानी सबसे बड़ा सबूत थी, और वो थी हेडन का डॉग टैग। अब भले ही कोई दूसरा प्लेयर वो डॉग टैग पहले ही ले गया था, लेकिन कंगजीहू बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि असली खजाना कहाँ छुपा है। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने ये राज अपनी किसी भी वॉक थ्रू में कभी बताया ही नहीं था। असल में हाइडन ने लूनामन को जो असली टोकन दिया था, वो कोई साधारण डॉग टैग नहीं था। उसने असली निशानी लूनामन के मुंह के अंदर छुपा दी थी। वो दरअसल उसी मीटोर का एक टुकड़ा था जिसने इस दुनिया में पहला अपोक्लिप्स लाया था। उसी टुकड़े को तराशकर मूनस्टोन रिंग चांद पत्थर की अंगूठी बनाई गई थी। सच तो यह था कि अगर डॉग टैग मिल जाता तो उसी से भी यह रूट पूरा किया जा सकता था। लेकिन अब, जबकि कोई दूसरा प्लेयर उसे पहले ही ले जा चुका था, कैगजीहू के पास अभी भी उससे कहीं ज्यादा कीमती सबूत मौजूद था। अब कैगजीहू के पास अपनी नॉलेज का फायदा उठाकर दूसरे प्लेयर्स पर बढ़त बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लूनामन को शायद पहले से ही अंदाजा था कि उसके मरने के बाद कोई ना कोई उसकी कब्र जरूर खोदेगा। इसलिए उसने वो खास अंगूठी अपने मुंह के अंदर छुपाकर रखी थी, ताकि वह सुरक्षित रहे। कंगजीहू सावधानी से वह अंगूठी निकालता है और मन ही मन लूनामन से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे अफसोस है कि उसे उसकी शांति भंग करनी पड़ रही है, और इस बात के लिए भी कि अब उसे उसके बेटे का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही वह वादा करता है, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, जैसे ही मैं कमांडर का बेटा बन जाऊंगा, मैं हडन को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे उसके हक की इज्जत दिलाऊंगा। उसी पल अचानक उस अंगूठी से एक तेज चमकदार रोशनी निकलने लगती है। सिस्टम तुरंत उसे सूचना देता है कि वह अपोक्लिप्स के सबसे बड़े रहस्य के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। यह देखकर कंगजीहू पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि गेम खेलते समय उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो तुरंत उस चमक को छुपाने की कोशिश करता है, ताकि आसपास मौजूद किसी की नजर उस पर ना पड़े। अगले ही पल सिस्टम की स्क्रीन पर लगातार कई नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। उसे बताया जाता है कि कैरेक्टर व्यूइंग फीचर अब अनलॉक हो चुका है, जबकि चैट ऑप्शन अभी भी लॉक्ड है। इसके साथ ही सिस्टम उसे यह भी बताता है कि पूरे गेम के सभी जोन्स क्लियर करने की वजह से उसे एक खास स्पेशल पर्क दिया जा रहा है, और पूछा जाता है कि क्या वो उसे अभी एक्टिवेट करना चाहता है। कैगजीहू हैरानी से सोचने लगता है, क्या गेम में ऐसा कोई पर्क भी था? उसे लगता है कि शायद ये रिवॉर्ड सिर्फ कुछ बेहद खास कंडीशंस पूरी करने पर ही मिलता होगा।
पहले उसके मन में चैट ऑप्शन देखने का ख्याल आता है ताकि पता चल सके कि वह दूसरे प्लेयर्स से बात कर सकता है या नहीं। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि सबसे पहले उसी स्पेशल पर्क को चेक करेगा। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, सिस्टम उसका स्वागत करते हुए बताता है कि पूरे गेम में वही इकलौता प्लेयर है जिसने सभी जोन्स क्लियर किए हैं, और इसी उपलब्धि के इनाम के तौर पर उसे मिलता है टाइटल सक्सेशन। हालांकि सिस्टम साथ ही यह भी साफ कर देता है कि एक समय में कई टाइटल्स के इफेक्ट्स एक साथ स्टैक नहीं किए जा सकते। जब कंग जीहू अपनी टाइटल्स की लिस्ट खोलकर देखता है तो उसमें यह टाइटल्स मौजूद होते हैं: लूनमन का सबसे करीबी दोस्त, पॉइजनिंग एक्सपर्ट्स, इटर्नल कमांडर, नेचुरल एनिमी ऑफ द गुडमैन फैमिली, हीरो ऑफ द सब्जुगेशन बैटल्स। अब कंगजी हु को पूरी बात समझ में आ जाती है। असल में टाइटल सक्सेशन ही उसका असली स्पेशल पर्क था। बेसिकली किसी सेफ जोन में कमाए गए टाइटल्स अगले प्ले थ्रू में भी उसके साथ बने रहते थे, और हर टाइटल का इफेक्ट इस बात पर निर्भर करता था कि उसे किस परिस्थिति में हासिल किया गया था। उदाहरण के लिए अगर वो लूना मैनस क्लोज फ्रेंड टाइटल इक्विप करता तो लूना मन के करीबी लोगों का भरोसा जितना इतना उसके लिए बेहद आसान हो जाता, और चूंकि उसका पहला लक्ष्य कमांडर हेडन तक पहुंचना था, इसलिए कंगजीहू बिना देर किए वही लूनामस क्लोज फ्रेंड टाइटल इक्विप करता लेता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह स्पेशल पर्क सिर्फ उसी प्लेयर को मिला था जिसने पूरे गेम के सभी जोन्स क्लियर किए थे। यानी इस गेम में ट्रांसमिग्रेट हुए बाकी सभी प्लेयर्स को अपनी यात्रा बिल्कुल जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, जबकि कंगजीहू शुरुआत से ही उनसे कई कदम आगे निकल चुका था। इन सबके बाद कंगजीहू सोचने लगता है कि आखिर वह शख्स चाहता क्या है जिसने उन सभी को इस गेम के अंदर घसीटा है। तभी उसके सामने एक मैसेज फ्लैश होता है कि उसने जो टाइटल इक्विप किया था उसका इफेक्ट पास मौजूद टारगेट पर अप्लाई हो चुका है। यह देखकर कंगजीहू हैरान रह जाता है। ऐसा मैसेज तभी आता था जब आसपास कोई एनपीसी मौजूद हो, लेकिन उसे तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह शांति से लूनामन की कब्र को दोबारा मिट्टी से ढक देता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, जिस प्लेयर ने हेडन का डॉग टैग चुराया था वह पक्का सीधे कमांडर हेडन के रेजिडेंस की तरफ गया होगा। कुछ ही देर बाद कंगजीहू कमांडर हेडन के रेजिडेंस पहुंच जाता है। गेट पर खड़े गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सख्त लहजे में पूछते हैं, अरे छोटे, यहां क्या काम है? कंगजीहू पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मुझे पता है कमांडर किसे ढूंढ रहे हैं। तभी गार्ड्स ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर कंगजीहू भी चौंक जाता है। वो कहते हैं, अच्छा तो छोटे मालिक सही कह रहे थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तुम यहां आने वाले हो। फिर गार्ड्स उसे अंदर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि छोटे मालिक पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर कंगजीहू पूरी तरह उलझ जाता है। उसकी उम्मीदों के मुताबिक तो यहां कुछ और ही होना चाहिए था। भले ही वह अभी तक नहीं जानता था कि यह छोटे मालिक कौन है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि वह अंदर बैठकर बाकी प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं। जब कैगजीहू उस कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां उसके अलावा दो और प्लेयर्स पहले से मौजूद हैं। अपने टाइटल के इफेक्ट की वजह से वह तुरंत उन दोनों की जानकारी देख लेता है। उसे पता चलता है कि लाल बालों वाला प्लेयर ताई जांग है, जबकि दूसरा प्लेयर सेफ आर्ट सोन के नाम से दिखाई देता है। कंगजीहू को देखते ही सेफ आर्ट सोन मुस्कुराकर कहता है, टेंशन मत ले, यह एनपीसीज हमारी भाषा नहीं समझ सकते। गेम में कभी कोरियन पैच आया ही नहीं था। कंगजीहू शांत स्वर में जवाब देता है, यह बात मुझे पहले से पता है, लेकिन क्योंकि सेफ आर्ट जोन अपनी मर्जी से जानकारी साझा कर रहा था, इसलिए कंगजीहू को एहसास होता है कि फिलहाल उसके इरादे दुश्मनी वाले नहीं है। फिर कंगजीहू सीधे दोनों से पूछता है, तुम लोग यहां बैठकर बाकी प्लेयर्स का इंतजार क्यों कर रहे हो? इस पर सेफ आर्ट जोन कहता है, सवाल जवाब बाद में करेंगे, पहले सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यह सुनकर कंगजीहू को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि इन दोनों का सिस्टम अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, यानी यह उसकी इंफॉर्मेशन देख ही नहीं सकते। वो अपना वही पुराना नकली नाम बताने ही वाला होता है कि तभी सेफ आर्ट जोन एक कदम आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। लेकिन उसने अपने बारे में जो अगली बात कही उसे सुनते ही कंगजीहू के होश उड़ जाते हैं। वो लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं ही असली डोपामिन एडिक्ट हूं। ये सुनते ही कंगजीहू के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये मैंने अभी क्या सुन लिया? लेकिन सेफ आर्ट जोन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे लगा कि सामने खड़ा बच्चा उसके नाम का रब देखकर पूरी तरह दंग रह गया है।
फिर वो शेखी बघाड़ते हुए बताने लगता है कि कम्युनिटी में उसकी कितनी बड़ी पहचान है, कैसे वो गॉड लेवल प्लेयर है और कैसे पूरे गेम के सभी सेफ जोन्स क्लियर करने वाला पहला इंसान वही है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके सामने वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वही असली डोपामिन एडिक्ट था। यह सब सुनकर कैंजीहू को उससे घिन आने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, क्या मैं सच में लोगों को इतना बदतमीज और ऑब्नॉक्शियस लगता हूं। तभी सेफ आर्ट फोन अपनी जेब से चुराया हुआ डॉग टैग निकालकर लहराता है और कंगजीहू से वहां से हट जाने को कहता है। वह रब झाड़ते हुए कहता है, देख छोटे, इस पूरे जोन की स्ट्रेटजी इसी डॉग टैग से शुरू होती है। फिर बड़े गर्व से उसे एक ऑफर देता है, अगर चाहें तो मेरे नीचे काम कर सकता है। अब कंगजीहू को पूरा खेल समझ में आ जाता है। ताईजांग की तरह जो प्लेयर्स इस दुनिया के हालात में खुद को ढाल नहीं पाए, वो स्ट्रैटेजी शुरू होने से पहले ही ड्रॉप आउट बन चुके थे। लेकिन जिन्होंने गेम की मैकेनिक्स समझ ली थी, वह सब यहीं इकट्ठा हो रहे थे। यानी सेफ आर्ट जोन यहां अपना एक ग्रुप तैयार कर रहा था, ताकि आगे चलकर जब वह हेडन का सक्सेसर बने तो उसके पास इस्तेमाल करने के लिए अपने लोग मौजूद हो। सेफ आर्ट जोन मुस्कुराकर पूछता है, तो छोटे, मेरे ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कंगजीहू बिना एक पल गवाए जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। असल में उसका सेफ आर्ट जोन के साथ कोऑपरेट करने का जरा भी इरादा नहीं था। वह तो बस उसकी टांग खींचने का मजा ले रहा था। वह बिल्कुल आराम से कहता है, ऐसा कर कमांडर साहब को यहीं बुला ला। मैं खुद उनके सामने गवाही दे दूंगा कि तू ही उनका असली बेटा है। लेकिन अंदर ही अंदर कंगजीहू कुछ और ही सोच रहा था। उसका असली प्लान था इस नकली डोपामिन एडिट को ऐसा सबक सिखाना जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। जैसे ही सेफ आर्ट जोन कमांडर को बुलाने के लिए बाहर जाता है, कंगजीहू को ताईजंग से अकेले में बात करने का मौका मिल जाता है। वह जानना चाहता था कि आखिर सेफ आर्ट जोन ने ताईजंग को अपने साथ क्यों रोक रखा है। इसलिए वह सीधे पूछता है, क्या तू भी यहां इलेजिटमेट चाइल्डहुड रूट के लिए आया है? ताईजांग सिर हिलाकर मना कर देता है। वो बताता है कि जब उसकी आंख खुली तो वह पहले से ही सेफ आर्ट जोन के साथ मौजूद था। यह जवाब सुनकर कैगजीहू थोड़ा हैरान होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ताईजंग इतनी शांति और समझदारी से बात करेगा। उसी पल उसे यह भी समझ में आ जाता है कि सेफ आर्ट जोन ने इस दुनिया में आते ही सबसे पहले डोपामिन एडिक्ट का नाम चुराकर अपनी नकली पहचान बना ली थी। फिर कंगजीहू उससे पूछता है, जब तेरे पास सीधे आर्मी ज्वाइन करने का मौका था, तो फिर तू इस नकली डोपामिन एडिक्ट के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? ताईजंग जवाब देता है कि उसका दोबारा मिलिट्री में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यह सुनते ही कंगजीहू समझ जाता है कि ताईजंग असली दुनिया में पहले ही अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर चुका है। कंगजीहू यह भी नोटिस करता है कि ताईजंग का स्वभाव काफी शांत और समझदार है। ऊपर से उसकी फिट बॉडी और फौजी अंदाज साफ बता रहा था कि उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली हुई है। अब उसे समझ आ गया कि सेफ आर्ट फोन उसे अपने साथ क्यों रखे हुए था। वह ताईजांग को अपने बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद कंगजीहू उससे सीधे पूछता है, तुझे उस असली डोपामिन एडिक्ट पर गुस्सा नहीं आता? आखिर उसी के शेयर किए हुए लिंक की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। लेकिन ताईजंग का जवाब सुनकर कंगजीहू भी कुछ पल के लिए चौंक जाता है। ताईजंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यह सब पता है, लेकिन सच कहूं मुझे तो यह सब काफी एक्साइटिंग लग रहा है। फिर वो बिना झिझक अपने दिल की बात बता देता है। सोच, अगर इस गेम में असली डोपामिन एडिक्ट भी कहीं मौजूद है तो उसके साथ खेलने का मौका मिल सकता है। यह सोचकर ही मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। वो मेरा आइडल है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। उसने पूरे गेम के सारे जोन्स क्लियर किए हैं। अगर हम दोनों सच में एक ही दुनिया में फंसे हैं तो मैं बिना सोचे समझे उसी को फॉलो करूंगा। इसके बाद ताईजंग कंगजीहू को, जिसे वह अभी भी एक साधारण बच्चा समझ रहा था, सलाह देता है, अगर तुझे इस अपोक्लिप्स में जिंदा रहना है तो फिलहाल सेफ आर्ट फोन जैसा कह रहा है वैसा ही कर लेफ्टिनेंट। यह सुनकर कंगजीहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वह ताईजंग से एक आखिरी सवाल पूछता है, तो तू पक्का डोपामिन एडिक्ट का सच्चा सपोर्टर है? ताईजंग बिना एक पल रुके जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। यह सुनते ही कंगजीहू मुस्कुराकर कहता है, तो फिर अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा कर।
क्योंकि तू पास हो गया। ताइजंग उसकी बात सुनकर पूरी तरह उलझ जाता है। उसी समय कमरे का दरवाजा खुलता है और कमांडर हेडन सेफ आर्ट जोन के साथ अंदर आता है। जैसे ही हेडन कमरे में कदम रखता है, कंगजीहू का लूनामंस क्लोज फ्रेंड टाइटल तुरंत उस पर अपना इफेक्ट डाल देता है। इतना ही नहीं, कैगजीहू की जेब में लूनमन की असली मून रिंग भी मौजूद थी। उसकी वजह से उस टाइटल का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह नजारा देखकर कंगजीहू भी हैरान रह जाता है। अगले ही पल कमांडर हेडन सीधे उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो भावुक आवाज में कहता है, हे भगवान, तुम बिल्कुल मेरी लूनामन जैसे लग रहे हो। यह सुनते ही कैंजीहू के भी होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, कहीं इस टाइटल के इफेक्ट की वजह से मैं सच में लूनामन जैसा तो नहीं दिखने लगा। दूसरी तरफ सेफ आर्ट फोन के लिए यह पूरा नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। घबराकर वो कैगजीहू पर चिल्लाता है, अरे तूने तो कहा था कि मेरे लिए गवाही देगा। बोल ना इन्हें बता कि मैं ही इनका बेटा हूं। लेकिन कंगजीहू उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो पूरी शांति से अपनी जेब से लूनामन की वो खास मूनस्टोन रिंग निकालता है और उसे सीधे हेडन के हाथों में रख देता है। जैसे ही हेडन उस अंगूठी को देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अगले ही पल चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो तुरंत सेफ हार्टफोन की तरफ मुड़ता है और गरजते हुए कहता है, नीच इंसान, मेरे साथ यह कैसा खेल खेल रहा था। अभी कुछ देर पहले तू मेरे सामने आकर दावा कर रहा था कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि उसकी सबसे अनमोल निशानी लूना मान की अंगूठी तो किसी और के हाथ में थी। यह देखकर सेफ आर्ट जोन के होश उड़ जाते हैं। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी पूरी स्ट्रेटजी तो डॉग टैग पर टिकी हुई थी, लेकिन यहां मामला किसी पुरानी अंगूठी का निकल आया। अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए वो तुरंत नई कहानी गढ़ने लगता है। हकलाते हुए हाइडन से कहता है, कमांडर साहब, यह अंगूठी मेरी ही है। इस बच्चे ने इसे मुझसे चुराया है। यह सुनते ही हाइडन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गरजते हुए कहता है, अपना गंदा मुंह बंद रख। अगर तूने एक शब्द भी और बोला तो बच्चा होने के बावजूद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब सेफ आर्ट जोन पूरी तरह पैनिक में आ चुका था। उधर ताई जांग भी फटी आंखों से यह सब देख रहा था। जिस स्ट्रैटेजी पर वह अब तक भरोसा किए बैठा था, वो उसकी आंखों के सामने पल भर में बिखर चुकी थी। तभी हाइडन तेजी से सेफ आर्ट थोन के सामने पहुंचता है और सख्त आवाज में पूछता है, सच सच बता, तू आखिर है कौन? लेकिन सेफ आर्ट थोन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी पल उसकी बस्टर्ड रूट पूरी तरह फेल हो जाती है और वह वहीं एलिमिनेट हो जाता है। उसका शरीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय कंगजीहू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सेफ आर्ट जोन की पूरी इन्वेंट्री का ऑनरशिप अब आपके नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि सेफ आर्ट जोन द्वारा चुराया गया डॉग टैग भी अब बिना किसी मेहनत के कंगजीहू के हाथ लग चुका था। इसके बाद हेडन तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, इसे उठाकर इन्फमरी ले जाओ। लेकिन यही बात कंगजीहू को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे याद आता है कि सेफ जोन में किसी दूसरे प्लेयर की इन्वेंट्री तभी ट्रांसफर होती थी जब वह प्लेयर प्लेयर किल का शिकार होता था। वो मन ही मन सोचता है, आखिर इसका मतलब क्या है? स्ट्रैटजी फेल होने पर प्लेयर सच में मर जाता है या फिर अपनी असली दुनिया में वापस भेज दिया जाता है? इसी बीच उसे ताई जांग की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वो सेफ आर्ट फोन की हालत देखकर पूरी तरह टूट चुका था। कंगजीहू उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जा। वो इंसान वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा तू उसे समझ रहा था। ताइजंग घबराकर पूछता है, हम मतलब? कंगजीहू हल्की डांट के साथ कहता है, तू तो कह रहा था कि तू डोपामिन एडिक्ट का सबसे बड़ा डिहार्ड फैन है और अपने असली बॉस को ही नहीं पहचान पाया। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, वो नहीं मैं हूं, असली डोपामिन एडिक्ट। आज से तेरा बॉस भी मैं ही हूं। ये सुनते ही ताइजंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब कंगजीहू उसे समझाता है कि उसका सिस्टम अभी तक अनलॉक नहीं हुआ था, इसलिए वह उसकी असली पहचान देख ही नहीं सकता था। जब टाइजंग को आखिरकार यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ा 10 साल का बच्चा ही असली गॉड लेवल प्लेयर है, तो वह सीधे घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहता है, बॉस, मुझे
पहले से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि असली डोपामिन एडिक्ट अपनी ही बनाई हुई वॉक थ्रू में कभी फेल हो ही नहीं सकता। ताइजंग को आखिर अपने असली बॉस मिल चुके थे और उसे देखकर उसकी खुशी और उत्साह साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। डोपामिन एडिक्ट तुरंत ताइजंग को अपनी आवाज धीमी रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह अभी पूरी दुनिया के सामने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। आखिर हर प्लेयर उसका दोस्त या साथी बनने वाला नहीं था। इसके बाद वह टाइजंग से साफ कहता है, अब से तू मुझे सिर्फ हैदम गुडमन कहकर बुलाएगा। यही कमांडर हेडन के बेटे का असली नाम था। हैदाम उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, जब तक तू मेरे कहे मुताबिक काम करेगा और मेरा साथ देगा, मैं गारंटी देता हूं कि तू इस जोन में सही सलामत सरवाइव करेगा। ताई जांग बिना झिझक सिर हिलाकर हामी भर देता है और कहता है कि वह अपना पूरा बेस्ट देगा। हैदाम आगे कहता है, और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि तुझे इस बर्फीले इलाके की मिलिट्री में जबरदस्ती भर्ती ना होना पड़े। यह सुनते ही ताइजंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। बेसिकली कोलाथोन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन 10 साल के बच्चे के शरीर में होने की वजह से खुलकर पूरे जोन को एक्सप्लोर करना आसान भी नहीं था। ऊपर से हैदम जानता था कि आगे चलकर दूसरे जोन से आए चालाक प्लेयर्स से भी उसका सामना होगा, इसलिए जितने ज्यादा भरोसेमंद एलाइज उसके साथ होंगे उतना ही अच्छा था। इसी बीच उसके सामने एक नया क्वेस्ट भी आ चुका था। अपोक्लिप्स का सीक्रेट हैदाम पहले से जानता था कि हर जोन में उस मटराइट से बनी एक एक खास चीज छुपी हुई है। यह जानकारी उसे अपने पिछले प्लेथ्रू से मिली थी, लेकिन जैसे ही उसने लूनमन की मून स्टोन रिंग हाथ में ली, पहली बार सिस्टम ने सीधे अपोक्लिप्स से जुड़ा मैसेज दिखाया था। अब जब उसका सिस्टम अनलॉक हो चुका था, तो उसे एहसास हुआ कि वह इस तबाही के सबसे बड़े राज तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। शुरुआत में हैदम का मकसद सिर्फ अपोक्लिप्स को रोकना था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इसके पीछे छिपे हर रहस्य को उजागर करना भी उतना ही जरूरी है। यहीं उसे पहली बार साफ समझ आया कि गेम और रियलिटी के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके बाद हैदम ताइजानंग को समझाता है, जब कमांडर हेडन वापस आए तो साफ साफ बता देना कि उस नकली सेफ आर्ट सोन ने तुझे धोखे में रखा था। वैसे भी हेडन का शक ताइजंग पर होना तय था, क्योंकि वह सेफ आर्ट जोन के साथ ही वहां आया था। लेकिन हैदम उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, बस किसी तरह यहां से सुरक्षित निकल जा। उसके बाद मैं तुझे एक और खास प्लेयर से मिलवाऊंगा। वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि बेसमेंट हबी था। यह नाम सुनते ही ताई जंग चौंक जाता है और तुरंत कहता है, अरे वही बदजुबान लड़का। हैदाम हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और जब उससे मिलना तो मेरे झूठ का साथ देना, क्योंकि वह अभी तक यही समझ रहा है कि मैं टॉप बस्टर्ड हूं। ताइजंग तुरंत ठीक है कह देता है, लेकिन अगले ही पल वह ऐसी बात बताता है जिससे हैदाम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ताइजंग कहता है, बॉस असली टॉप बस्टर्ड भी इस गेम में ट्रांसमिग्रेट हो चुका है। यह सुनते ही हैदाम पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो हैरानी से पूछता है, तुझे ये कैसे पता कि वह भी यहां है? ताई जंग जवाब देता है, बॉस, जिस दिन आपने उस कन्वीनियंस स्टोर की लोकेशन कम्युनिटी फोरम पर पोस्ट की थी, उसके तुरंत बाद कम्युनिटी के लगभग सभी हार्डकोर प्लेयर्स एक एक करके अचानक गायब होने लगे थे। सब लोग उस पोस्ट को देखकर काफी क्यूरियस हो गए थे और फिर एक एक करके उसी कन्वीनियंट स्टोर की तरफ निकल पड़े। ताइंग भी उन्हीं लोगों में शामिल था। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने अपना परिचय टैब बस्टेड के तौर पर दिया। बेसिकली टैब बस्टेड ने उस स्टोर से नाइफ खरीदी थी, क्योंकि वह नई वॉक थ्रू को एक मौका देना चाहता था। नाइफ खरीदने के बाद वह स्टोर से बाहर निकल गया, यानी साफ था कि उसका स्टार्टिंग जोन ही नाइफ जोन था। यह सुनते ही हैदाम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नाइफ फोन पूरे गेम के सबसे खतरनाक और पागलपन भरे फोन्स में से एक था। फिलहाल वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि टैब बास्टेड उससे कोई दुश्मनी ना रखता हो। आखिर उसने वो एड्रेस सिर्फ होम प्रोटेक्टर को ही भेजा था। इसके बाद हैदाम ताईजांग से पूछता है, एक बात बता, तू इस गेम में ट्रांसमिग्रेट कैसे हुआ? फिर वह आगे पूछता है, क्या तेरे सिर पर भी किसी ने पीछे से हमला किया था? यह सवाल सुनकर ताईजंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तुरंत जवाब देता है, नहीं बॉस, मैं तो बस स्टोर से सामान लेकर बाहर निकल ही रहा था कि अचानक यहां आ गया। किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। यह सुनते ही हैदाम के दिमाग में बिजली सी कौन जाती है। मतलब पूरे ग्रुप में सिर्फ मेरे सिर पर ही उस अटेंडेंट ने हमला किया था। हालांकि वह इस क्यातारी
बारे में ज्यादा सोचने के बजाय फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है, क्योंकि अभी इससे भी ज्यादा जरूरी काम उसके सामने थे। जाने से पहले वो टाइजन को फिर याद दिलाता है, जो कुछ मैंने तुझे समझाया है उसे भूलना मत, और अगर कमांडर कुछ पूछें तो साफ कह देना कि सेफ आर्ट जोन ने तुझे धोखे में रखा था। उसी समय एक सैनिक कमरे में आता है और हेडम को बताता है कि कमांडर हेडन उसे बुला रहे हैं। हेडम बिना देर किए उसके साथ चल पड़ता है। सैनिक उसे सीधे डाइनिंग हॉल में ले जाता है, जहां हेडन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब तक जो कुछ हो चुका था उसे देखकर हेडम को पूरा यकीन हो जाता है कि लून मैनर्स क्लोज फ्रेंड टाइटल का इफेक्ट सच में बेहद शक्तिशाली था। हाइन बड़े स्नेह से उसे अपने पास बैठाता है और बताता है कि उसने सेफ आर्ट जोन को वापस भेजा है, दिया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद हाइडन भारी मन से कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और तुम्हारी माएं को ढूंढने में लगा दी, लेकिन तुम दोनों का कभी कोई पता नहीं चला। फिर वो भावुक होकर पूछता है, बेटा तुम इतने साल कहाँ थे? हेदम शांत आवाज में जवाब देता है, मैं स्लम एरिया में रह रहा था। हेडन तुरंत पूछता है, क्या तुम्हारी माँ भी वहीं है? हेदम अपनी नजरें झुकाकर धीरे से कहता है, जी मेरी माँ की कब्र भी वहीं है। यह सुनते ही हेडन जैसे अंदर से टूट जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। पछतावे से उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती याद आ जाती है। वो अपना किया हुआ वादा कभी निभा ही नहीं पाया, और इसी बीच उसकी सबसे प्रिय लूनामन हमेशा के लिए उससे बिछड़ गई। आंखों में आंसू लिए हेडन हेडम से कहता है, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर वह दृढ़ आवाज में ऐलान करता है, आज से मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल सक्सेसर घोषित करता हूं। मेरी गद्दी, मेरी ताकत और मेरी पूरी विरासत अब तुम्हारी होगी। हैदाम यह सुनते ही पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी वही डायलॉग सुना था जो इलेजिट चाइल्ड रूट सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हर प्लेयर को सुनने मिलता था। इस रूट को क्लियर करने के बाद प्लेयर को 3 रिवॉर्ड्स चुनने का मौका मिलता था, और गेम हमेशा सलाह देता था कि इन्हें बहुत सोच समझ कर चुकी हैदाम ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस रूट को क्लियर करना सिर्फ शुरुआत थी। कमांडर की असली कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे इन तीनों रिवॉर्ड से जुड़े रूट्स भी सही तरीके से पूरे करने होंगे। आखिर में हेडन उसे अपना ऑफिशियल सक्सेसर बनाएगा या नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता था कि हेडम उससे क्या मांगता है। हेडन मुस्कुराकर पूछता है, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हैदम बिना एक पल गवाए जवाब देता है, पापा मैं चाहता हूं कि आप मेरी मां की कब्र पर अक्सर जाया करें। बेसिकली हैदन जितनी बार लूनामन की कब्र पर जाएगा, लोगों को उतना ही ज्यादा एहसास होगा कि वो उससे कितना प्यार करता था। साथ ही वहां आने जाने के दौरान वह स्लम एरिया के हालात भी देखेगा। इससे हैदम का सक्सेसर स्कोर अपने आप बढ़ता रहेगा। हायदिन तुरंत उसकी यह इच्छा मान लेता है और वादा करता है कि अब से वह नियमित रूप से लूनामन की कब्र पर जाएगा। इसी बीच हैदाम अपने दूसरे रिवॉर्ड के बारे में बोलने ही वाला होता है कि हायदन मुस्कुराकर कहता है, चलो बेटा पहले कुछ खा लेते हैं। हैदाम की नजर टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है। वहां वही चीजें रखी थी जो इस बर्फीली दुनिया में मिलना बेहद मुश्किल था। हेडन प्यार से कहता है, बेटा यह तो बस जल्दी में तैयार करवाया है, जितना मन करे पेट भरकर खाना। हैदाम ब्रेड का एक टुकड़ा उठाता है, लेकिन जैसे ही वह पहली बाइट लेने वाला होता है, वह ब्रेड अचानक उसके हाथ से पूरी तरह गायब हो जाती है। यह देखकर हैदाम एक पल के लिए घबरा जाता है। उसी समय हैदन की नजर भी उस पर पड़ती है। हैदाम के मन में तुरंत ख्याल आता है, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन तभी हाइडन उसका हाथ पकड़ लेता है और भावुक होकर कहता है, बेटा अब मुझे समझ आया कि मैं कोई वहम नहीं देख रहा था। तुम्हारे हाथ का इतना गहरा घाव पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी हायडाम के दिमाग में पूरी बात साफ हो जाती है। कमांडर सही कह रहा था, उसके हाथ की चोट सचमुच पूरी तरह भर चुकी थी। उसी पल उसे एहसास होता है कि खाना बिल्कुल उसी तरह गायब हुआ था जैसे गेम में होता था, जहां प्लेयर खाना खाते ही वह सीधे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता था और उसकी एचपी रिस्टोर कर देता था। अब हिडाम को समझ आता है कि इस दुनिया में आने के बाद उसे कभी भूख क्यों महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी बॉडी अब सामान्य इंसानों की तरह भूख महसूस ही नहीं करती थी।
बेसिकली गेम का वही फूड अब्जॉर्प्शन सिस्टम अब रियलिटी का हिस्सा बन चुका था। यानी अब उसे बार बार खाना खाने की जरूरत नहीं थी, और अगर भविष्य में उसे कभी कोई गंभीर चोट लगती तो उसे ठीक करने के लिए बस कुछ खाकर अपनी एचपी रिस्टोर करनी होगी। हैदाम समझ जाता है कि यह इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुए सभी प्लेयर्स के लिए एक यूनिवर्सल पर्क है, क्योंकि जोन क्लियर करने के रिवॉर्ड्स की डिस्क्रिप्शन में ऐसी किसी तारीफ परती पर एबिलिटी का जिक्र कभी नहीं किया गया था। अब उसके मन में इसकी हीलिंग लिमिट्स जानने की जबरदस्त क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि बाद में ताइजंग को अपना लैब रैट बनाकर इस एबिलिटी की अच्छी तरह टेस्टिंग करेगा। हालांकि इस समय उसे इससे भी बड़ी चिंता सता रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेडन को इस अजीब घटना की क्या सफाई दे। वह कोई बहाना बनाने ही वाला होता है कि तभी हडन खुद उसे रोक देता है। वह कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ लूनामन के पास भी ऐसी हीलिंग एबिलिटीज थी। फिर हाइडन भारी आवाज में बताता है कि इतने सालों में न जाने कितने लोग उसके सामने खुद को उसका बेटा बताकर आए, लेकिन वह सभी झूठे निकले। इसके बाद वह भावुक होकर हैदम का धन्यवाद करता है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। लेकिन हाइन की यह बात सुनकर हैदम अंदर तक चौंक जाता है। पूरे गेम में ऐसा एक भी एनपीसी नहीं था जिसके पास हीलिंग पावर्स हो। यही सोचकर उसके मन में एक नया सवाल उठता है, कहीं लूनमन भी किसी जमाने में प्लेयर तो नहीं थी। फिलहाल उसे इस बात की राहत थी कि उसकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिलना बाकी था। वो जानना चाहता था कि हाइडन और लूनमन को जोड़ने वाली मूनस्टोन रिंग आखिर अपोक्लिप्स के सबसे बड़े सीक्रेट से कैसे जुड़ी हुई थी, और सबसे अहम बात, क्या लनमन के पास सचमुच हीलिंग पावर्स थी। भले ही उसके मन में हाइडन से सीधे यह सवाल पूछने का ख्याल आया, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने से कमांडर को उस पर शक हो सकता है। इसलिए उसने पहले अपनी पोजीशन और मजबूत करने का फैसला किया। कुछ देर बाद हैदम फिर हेडन से कहता है, पापा, मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहता हूं। हेडन मुस्कुराकर कहता है, बोलो बेटा। हेदम कहता है, मैं चाहता हूं कि हर महीने एक दिन मेरी उम्र के बाकी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊं। यही उसका दूसरा रिवॉर्ड था। हेदन हैरानी से पूछता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हेदम मासूमियत से जवाब देता है, बाहर बहुत सारे बच्चे ठंड और भूख से जूझ रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे भरपेट खाना मिल रहा है, इसलिए मैं कम से कम उनके साथ थोड़ा सा बांटना चाहता हूं। बाहर से देखने पर यही उसकी आधिकारिक वजह थी, लेकिन उसके असली इरादे कुछ और ही थे। वो इस मौके का इस्तेमाल करके एनपीसीज के बीच छिपे असली प्लेयर्स को पहचानना चाहता था, क्योंकि फूड अब्जॉर्प्शन सिर्फ प्लेयर्स ही कर सकते थे। इतना ही नहीं, अगर इसी मील के दौरान उसकी मुलाकात ताईजांग और बेसमेंट हबी से हो जाती तो उन दोनों को अपने साथ बनाए रखना भी कहीं आसान हो जाता। साथ ही उसे उन बच्चों का भरोसा जीतने का मौका भी मिलता जो भविष्य में उसके सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाले थे। यानी एक ही चाल में तीन बड़े फायदे मिलने वाले थे। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। लेकिन यह सब सिर्फ एक बात पर निर्भर करता था, क्या कमांडर हेडन उसकी इस रिक्वेस्ट को मंजूरी देगा या नहीं। हेडन जवाब देने से पहले कुछ देर तक चुप रहता है। हेडम अच्छी तरह समझ रहा था कि वो हिचकिचा क्यों रहा है। ऊपर से देखने पर उसकी यह रिक्वेस्ट किसी पॉलिटिकल इशू जैसी लग सकती थी, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के वेलफेयर से था। हालांकि यह कोई बेवजह या अनुचित मांग भी नहीं थी। तभी हैदम ने हडन पर साइकोलॉजिकल दांव खेलने का फैसला किया। वो मासूम चेहरा बनाकर कहता है, पापा, अगर आपको लगता है कि मेरी यह इच्छा कुछ ज्यादा है तो आप मना कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आखिर मैं तो इतने साल स्लम में बर्फ खाकर जिंदा रहा हूं, यहां भी सिर्फ पानी पीकर रह लूंगा। इतना कहकर वह फिर से हेडन को पापा कहकर पुकारता है, और यही शब्द हाइडन की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है। जैसे ही उसके कानों में पापा पड़ता है, वह पूरी तरह भावुक हो जाता है। वह तुरंत हैदाम को दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा मत कहो बेटा, अगले महीने की शुरुआत में ही मैं इस खास मील का पूरा इंतजाम करवा दूंगा। इसी के साथ हैदाम के 3 में से 2 रिवॉर्ड सफलतापूर्वक अप्रूव हो जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद हेडन उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। वह प्यार से उसे बिस्तर पर लिटाता है और आराम से सोने के लिए कहता है। इस बार हैदम मुस्कुराकर कहता है, गुड नाइट कमांडर। तभी हैदन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है।
वो धीरे से कहता है, बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे। शायद तुम यह सोचते होंगे कि मैं तुम्हारी माँ से इतना प्यार करने के बावजूद किसी और से शादी क्यों कर बैठा, या फिर इस पूरे इलाके का कमांडर होने के बाद भी मैं उसे बचा क्यों नहीं पाया। वो हैदाम के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आगे कहता है, अभी तुम छोटे हो, लेकिन जिस दिन तुम इतने बड़े हो जाओगे कि इन बातों को समझ सको, उस दिन मैं तुम्हें एक एक सच अपने मुंह से बताऊंगा। फिर वह मुस्कुराकर जोड़ता है, लेकिन उस दिन तुम भी मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे सब सच सच बता देना। हैदानम चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर देता है। हैदन जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है, वह पलटकर मुस्कुराते हुए कहता है, और हाँ, जब मन करे मुझे बेझिझक डैड कहकर बुला सकते हो। यह सुनकर हैदा मन ही मन मुस्कुरा देता है। उसका पापा वाला साइकोलॉजिकल दांव पूरी तरह काम कर चुका था। भले ही हाइडन को अपना पिता मानने में उसे अभी समय लगे, लेकिन वह यह भी जानता था कि भविष्य में कमांडर की ताकत उसके लिए बेहद अहम होने वाली है। अपने शेल्टर को सुरक्षित रखने के लिए उसे हाइडन के समर्थन की सख्त जरूरत पड़ेगी। इसी बीच अचानक उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन चमक उठती है। उस पर मैसेज आता है कि अब चैट ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि अब 2 या उससे ज्यादा प्लेयर्स अपना सिस्टम अनलॉक कर चुके थे। यह देखते ही हैदम की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। सिस्टम उससे पूछता है, क्या आप पब्लिक चैट में प्रवेश करना चाहते हैं? साथ ही यह भी बताया जाता है कि 1-on-1 प्राइवेट चैट सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हैदम बिना देर किए पब्लिक चैट खोलने का फैसला करता है, क्योंकि वो सबसे पहले यह कंफर्म करना चाहता था कि क्या सचमुच मीट योर आइटम हासिल करना ही पूरे सिस्टम को अनलॉक करने की असली कंडीशन थी। लेकिन जैसे ही है हैडम पब्लिक चैट में एंटर करता है, उसे पता चलता है कि दूसरा प्लेयर जिसने चैट ऑप्शन अनलॉक किया था, कोई और नहीं बल्कि टैब बस्टर्ड है। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही है हैडम की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि नाइफ जोन की मीटराइट आइटम उस पूरे जोन को क्लियर करने की सबसे अहम चीज थी। अगर नाइफ जोन की बात करें तो वह सिरफिरे साइकोपैथ्स का अड्डा था। वहां सड़कों पर खंखार कातिल खुलेआम घूमते थे और कमजोर लोगों का बेरहमी से शिकार किया जाता था। इसी वजह से उस जोन को क्लियर करने की शर्त भी उतनी ही डरावनी थी। उस जोन के हर एक इंसान को मार डालो। सुनने में यह नामुमकिन लगता था, लेकिन इसका भी एक तरीका था, और वह था नाइफ फोन की मेजोराइट आइटम, एक खास डैगर। यह खंजर इतना खतरनाक था कि अगर उसे कोई छोटा बच्चा भी पकड़ ले तो वह आसानी से किसी भी एडल्ट को मार सकता था। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि जोन क्लियर करना आसान हो जाता। खुद हैडम ने इस जोन को क्लियर करने से पहले अनगिनत बार अपनी जान गंवाई थी। अब यह बात कि टैब बस्टर्ड न सिर्फ उस खूनी नाइफ जोन में जिंदा बच गया, बल्कि उसने सिस्टम भी अनलॉक कर लिया, यही साबित करने के लिए काफी था कि वह कोई मामूली प्लेयर नहीं था। उससे दुश्मनी मोल लेना अपनी मौत को न्योता देने जैसा था। हैदाम अभी सोच ही रहा था कि उससे क्या पूछे कि तभी टैब बास्टेड का पहला मैसेज आ जाता है। वो सीधा पूछता है, क्या तू वही डोपामिन एडिक्ट है जिसे मैं जानता हूं? हैदाम बिना हिचक जवाब देता है, हाँ। लेकिन अगला मैसेज पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तब बस्टर्ड सीधे लिया नीसन वाले अंदाज में लिखता है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और ढूंढकर तुझे जान से मार डालूंगा। यह पढ़ते ही हैदम कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाता है। अगली सुबह कमांडर का एक गार्ड उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है और बताता है कि कमांडर उसे बुला रहे हैं। हैदाम पहले से तैयार था। वो गार्ड से पूछता है, मुझे कहाँ चलना है? असल में पिछली रात उसने टैब बस्टर्ड का गुस्सा शांत करने की पूरी कोशिश की थी। उसने उसे समझाया था, देख, मैंने तुझे इस गेम में नहीं घसीटा, हम दोनों एक ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। बेसिकली हैदाम हर हाल में टैब बस्टर्ड को अपनी तरफ करना चाहता था। एक तो वो बेहद खतरनाक और स्किल्ड प्लेयर था, और दूसरा हैदाम को नाइफ फोन मीटराइट आइटम भी उसी से हासिल करनी थी। यही वजह थी कि उसने टेप बस्टर्ड को गेम की फूड मैकेनिक्स जैसी अहम जानकारी भी बता दी। टेप बस्टर्ड ने उस जानकारी के लिए उसका शुक्रिया खल के कोड प्राइडा तो कहा, लेकिन जाते जाते साफ शब्दों में चेतावनी भी दे दी, मैं इस नरक में सिर्फ इसलिए जिंदा रहूंगा ताकि एक दिन तुझे ढूंढकर तेरी जान ले सकूं। यह सुनते ही हैडाम समझ गया कि टेप बस्टर्ड के दिल में उसके लिए गहरी नफरत बैठ चुकी थी, और सच कहें तो इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं थी। आखिर वह हर दिन उस खूनी नाइफ जोन में मौत से लड़ते हुए किसी तरह जिंदा बच रहा था।
मजाक मजाक में हैदाम ने भी उसकी टांग खींचते हुए आखिरी मैसेज भेजा था। देख भाई, मैं तो कोड़ा जोन में आराम से बैठा हूं, इसलिए कम से कम तब तक जिंदा रहना ताकि एक दिन आकर मुझे मार सको। यही आखिरी मैसेज था जो हैदाम ने टैप बस्टर्ड को भेजा था। उसके बाद से उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खैर, चलते चलते हैदाम उस जगह पहुंच जाता है जहां डायरेक्टर मैर्कल, वही लंबे बालों वाला आदमी, उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हैदाम उसके सामने पहुंचता है, मैकल शांत लहजे में कहता है, कल मुझसे एक और लड़का मिला था जो दावा कर रहा था कि वह भी कमांडर हेडन का बेटा है। असल में मैर्कल पेंडल्टन, जिसे ज्यादातर लोग मूरो के नाम से जानते थे, इस इलाके का डायरेक्टर होने के साथ साथ कमांडर हेडन का सबसे भरोसेमंद एड़े भी था। हेडम बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में पूछता है, तो आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? बेसिकली मूरो बेहद चालाक, तेज दिमाग और हर बात पर शक करने वाला इंसान था। इसी वजह से पिछले प्ले थ्रू में हैदाम ने बिना कोई जोखिम उठाए उसे पॉइजन देकर रास्ते से हटा दिया था। हैदाम का यह बेपरवाह रवैया मोरों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सख्त आवाज में कहता है, भले ही तुम कमांडर के बेटे हो, लेकिन बात करने की तमीज सीखो। फिर वह ठंडी नजर से उसे देखते हुए आगे कहता है, आखिर तुम सिर्फ एक इलजिटिमेट चाइल्ड हो। कमांडर की असली पत्नी तो मैडम डाफने है। यह सुनकर हैदम मन ही मन मुस्कुरा देता है। बिल्कुल गेम जैसा ही बर्ताव कर रहा है, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह मूरो को जहर देकर नहीं मारेगा। अगर मूरो की कहानी देखें तो वह भी कभी एक अनाथ और चाइल्ड सोल्जर था। उसका स्वभाव थोड़ा न्यूरोटिक जरूर था, लेकिन उसकी काबिलियत इतनी खतरनाक थी कि पूरा इलाका उसका सम्मान करता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मनवा रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताओ कि अगला पार्ट देखना चाहते हो या नहीं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।